दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मतलब आज के इस चैप्टर में हम उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाता है। तो हमें इस चैप्टर में नेशनल इकोनॉमी के 4 लाइफलाइंस के बारे में समझना है। इसमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट, अगला है कम्युनिकेशन, देन इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म एज ए ट्रेड। तो आओ इन चारों लाइफलाइंस के बारे में डिटेल में समझते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी गुड्स या सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का सहारा लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क काफी बड़ा है क्योंकि लैंड, वाटर और एयर इन तीनों डोमेन्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। लैंड का नेटवर्क रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस के रूप में फैला हुआ है। वाटर का नेटवर्क इनलैंड और ओवरसीज वाटरवेज के रूप में फैला हुआ है। वहीं एयर के द्वारा किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज के थ्रू किया जाता है। अब और ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों को एक एक करके समझते हैं। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला है रोडवेज। इंडिया में रोड्स का नेटवर्क काफी बड़ा है। 62.16 लाख किलोमीटर में फैले होने की वजह से यहाँ का रोड नेटवर्क वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। रेलवे या किसी भी दूसरे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की तुलना में रोडवेज ज्यादा सुविधाजनक और इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे लाइंस की तुलना में रोड्स का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी कम होता है। रोड्स को उबड़ खाबड़ वाले इलाके और डिफरेंट टोपोग्राफी वाले इलाके में भी बनाया जा सकता है। माउंटेन्स वाले इलाके और ढलान वाले क्षेत्रों में भी रोड्स बनाए जा सकते हैं। कम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन, कम दूरी को तय करने या फिर कम लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स परफेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यह डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अगर किसी इंसान को रेलवे स्टेशन तक जाना है तो रोड्स का सहारा लेना होगा। एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक जाना है तब भी रोड्स की जरूरत होगी। मतलब रोड्स दूसरे मोड्स के लिए फीडर यानी सहायक का काम करता है। इंडिया में रोड्स को इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। यह इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे मेगा सिटीज को 6 लेन सुपर हाईवेज के थ्रू कनेक्ट करता है। इसके साथ ही यह प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी सिलचर से पोरबंदर को कनेक्ट करता है। इन सुपर हाईवेज का पर्पस यह है कि मेगा सिटीज के बीच के डिस्टेंस और सफर के दौरान लगने वाले समय को कम किया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे यानी NH हमारे देश का प्राइमरी रोड सिस्टम है जो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करता है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कई मेजर NH फैले हुए हैं। अगला है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे में उन रोड्स को शामिल किया गया है जो अलग अलग जिलों के हेडक्वार्टर को स्टेट के कैपिटल से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। नाम से ही क्लियर है कि ऐसे रोड्स जो जिले के अलग अलग हिस्सों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। रोड्स की अगली कैटेगरी को अदर रोड्स कहा जाता है। गांव के वो रोड जो दूसरे रोड या शहर को कनेक्ट करते हैं उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। इन रोड्स को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी स्कीम्स लॉन्च की गई जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कंट्री के हर एक विलेज में एक ऐसी पक्की सड़क होनी चाहिए जो विलेज को मेन टाउन से कनेक्ट करता है। पक्की सड़क का मतलब होता है एक ऐसा सड़क जिस पर पूरे साल व्हीकल चलाया जा सके। रोड्स की सबसे लास्ट कैटेगरी है बॉर्डर रोड्स। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था एस्टेब्लिश की गई। यह ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम करती है। इन रोड्स की वजह से डिफिकल्ट एरियाज को एक्सेस करना आसान हो पाया है। इसके अलावा बॉर्डरिंग एरियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाया है। तो ये थी रोड्स की पूरी क्लासिफिकेशन जिसमें हमने 6 टाइप्स के रोड्स के बारे में जाना। रोड्स को इस आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि उनके कंस्ट्रक्शन में किस तरह की मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसमें रोड्स को मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। अब अगर रोडवेज पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो तो आओ रेलवे के बारे में समझते हैं। वस्तुओं या यात्रियों के लिए रेलवे एक इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कहीं घूमने जाना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो, बिजनेस करना हो या फिर किसी सामान को लंबी दूरी तक पहुंचाना हो, ये सब कुछ रेलवे की वजह से आसान हो जाता है। इंडिया में रेलवे लगभग 150 सालों से भी ज्यादा समय से स्टेब्लिश है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और कई दूसरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो पाया है। मतलब इंडियन रेलवे इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि देश की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी जो टोटल
34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिलहाल इंडियन रेलवे को 16 डिफरेंट जोन में रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। इंडियन रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी एरिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ वहाँ के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया रेलवे के ग्रोथ के लिए सबसे फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ लैंड का लेवल लगभग एक जैसा है। ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब डेंस पॉपुलेशन है, तो ट्रेवल भी करेंगे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी मौजूद है, मतलब गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। खैर, इस इलाके में ज्यादा नदियां होने की वजह से ब्रिजेज का कंस्ट्रक्शन करना होता है, जिसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। पेनिनसुलर एरिया में ट्रेन्स ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके, छोटी पहाड़ियां और सुरंग से होकर गुजरती है। हिमालय के माउंटेनियस रीजन में हाई रिलीफ, कम पॉपुलेशन और कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से यह एरिया रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल वैसे ही राजस्थान के कुछ इलाके बलुई हैं, गुजरात के कुछ इलाके दलदली हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के कुछ इलाके में जंगलों की मौजूदगी है, और इन सभी क्षेत्रों में रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्टीज आती हैं। सह्याद्री एरिया को भी गैप्स या पासेज के थ्रू ही क्रॉस किया जाता है। वेस्ट कोस्ट के साथ कोंकण रेलवे के डेवलपमेंट की वजह से गुड्स और पैसेंजर्स का मूवमेंट आसान हो पाया है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स या कुछ हिस्से में रेलवे ट्रैक ही धंस जाते हैं। नेशनल इकोनॉमी के एस्पेक्ट से रेलवे दूसरे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे बहुत से पैसेंजर्स बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी या डैमेज भी एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग चेन खींचकर ट्रेन रोकते हैं, जिससे रेलवे को काफी लॉस होता है। रोडवेज और रेलवे क्लियर हो गया हो तो अब आओ पाइपलाइंस के बारे में समझते हैं। पहले के टाइम पर पाइपलाइंस का यूज अलग शहरों या इंडस्ट्रीज में वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और बड़े थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। सॉलिड्स को भी लिक्विड या स्लरी में कन्वर्ट करके पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बहुत से रिफाइनरीज और गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स सिर्फ पाइपलाइंस की वजह से एस्टेब्लिश हो पाए हैं। शुरुआत में पाइपलाइन बिछाने में काफी कॉस्ट लगता है, लेकिन इसको चलाने में मिनिमल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट में डिले तो होता ही नहीं है और शिपमेंट लॉसेज का भी कोई खतरा नहीं होता। हमारे देश में पाइपलाइन के 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं। नंबर 1, असम से कानपुर तक वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। नंबर 2, गुजरात के सलाया से पंजाब के जालंधर तक वाया बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। और 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है, जो मुंबई हाई और बसीन गैस फील्ड्स को कई फर्टिलाइजर, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से कनेक्ट करती है। अभी इंडिया के पाइपलाइन का नेटवर्क 18,500 किलोमीटर से भी लंबा है, और इसी के साथ लैंड ट्रांसपोर्ट के तीनों टॉपिक रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस कंप्लीट हुए। अब आओ वाटरवेज यानी जल परिवहन के बारे में समझते हैं। एंशिएंट टाइम से ही भारत के लोग समुद्री यात्राएं किया करते थे, जिन्होंने इंडियन कल्चर और कॉमर्स को दूसरे देशों तक पहुंचाया। वाटरवेज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी वजह से हेवी और बल्कि सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यह सबसे सुटेबल है। यह फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इंडिया में इनलैंड वाटरवेज 14,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 5,685 किलोमीटर को ही मशीन वाले नौकाओं से ट्रेवल किया जा सकता है। कुछ वाटरवेज यानी जल परिवहन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। इसमें सबसे पहला है NW नंबर 1, मतलब नेशनल वाटरवेज नंबर 1, गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर। NW नंबर 2, ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सदिया एंड दुबरी। NW नंबर 3, द वेस्ट कोस्ट कैनाल 205 किलोमीटर। NW नंबर 4, काकीनाडा और पुदुचेरी के बीच गोदावरी और कृष्णा नदी 1078 किलोमीटर। NW नंबर 5, महानदी के डेल्टा के साथ मातई नदी और ब्राह्मणी नदी के साथ ईस्ट कोस्ट कैनाल ऑफ 588 किलोमीटर। इन 5 नेशनल वाटरवेज के अलावा कुछ और भी इनलैंड वाटरवेज हैं, जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक और केरल का बैक वाटर शामिल है। अब तक हम लोग इनलैंड वाटरवेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रिवर, कनाल और लेक्स के थ्रू देश के भीतर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन ओवरसीज वाटरवेज में सी रूट के थ्रू
दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया जाता है। इंडिया के कोस्टल एरियाज में बहुत से सी पोर्ट बने हुए हैं जिसके जरिए फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता है। इंडिया के टोटल ट्रेड वैल्यू का 68% इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाता है। तो अब आओ इंडिया में मौजूद इन सी पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। इंडिया के 7516.6 किलोमीटर के लंबे कोस्ट लाइन में 12 मेजर और 200 माइनर पोर्ट्स मौजूद हैं और इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होता है। पार्टीशन के समय कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया और मुंबई पोर्ट पर ट्रेड वॉल्यूम का प्रेशर बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में मुंबई पोर्ट के ट्रेड प्रेशर को कम करने और कराची पोर्ट की कमी को पूरा करने के पर्पस से गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया, जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक टाइडल पोर्ट है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। मुंबई पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट है जिसके बंदरगाह स्पेसियस होने के साथ साथ नेचुरल और वेल शेल्टर्ड है। मुंबई पोर्ट पर अधिक परिवहन होने की वजह से इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया। गोवा का मार्मागांव पोर्ट आयरन ओर के एक्सपोर्ट के मामले में कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि कंट्री से एक्सपोर्ट होने वाले टोटल आयरन ओर का 50% इसी पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। कर्नाटक में लोकेटेड न्यू मैंगलोर पोर्ट कुद्रेमुख माइंस से निकले आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में कोच्चि पोर्ट मौजूद है जो लैगून के एंट्रेंस पर लोकेटेड है विथ अ नेचुरल हार्बर। ये सारे पोर्ट वेस्ट कोस्ट के थे। अब जब हम ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो तूतीकोरन पोर्ट एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है, जिसके थ्रू श्रीलंका और मालदीव जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता है। चेन्नई पोर्ट हमारे देश का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है जो ट्रेड वॉल्यूम के मामले में मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर आता है। विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे डीपेस्ट पोर्ट है जो लैंड लॉक्ड यानी जमीन से घिरे होने के साथ साथ वेल प्रोटेक्टेड है। ओडिशा में लोकेटेड पाराद्वीप पोर्ट आयरन ओर के एक्सपोर्ट के मामले में स्पेशलाइज्ड है। कोलकाता का पोर्ट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बड़े एरिया को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोलकाता पोर्ट के बढ़ते ट्रेड को मैनेज करने के लिए सब्सिडियरी पोर्ट के रूप में हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया और इसी के साथ लैंड और वाटर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आओ एयरवेज के बारे में समझते हैं। तो एयरवेज फास्टेस्ट, कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यह हाई माउंटेन्स, सूखे मरुस्थल, डेंस फॉरेस्ट और लंबे ओशिनिक स्ट्रेचेज को आसानी से कवर कर सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ी बड़ी नदियां हैं, डेंस फॉरेस्ट है, रेगुलर बाढ़ आती रहती है और ऐसी स्थिति में भी एयर ट्रेवल की वजह से ही इसका एक्सेस आसान हो गया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को इन एक्सेसिबल एरियाज के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डोमेस्टिक एयरवेज की कैटेगरी में वो एयर सर्विसेज आती हैं जिसका अराइवल और डिपार्चर सेम कंट्री में होता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरलाइंस की सर्विसेज इंटरनेशनल एयरवेज का हिस्सा है और इसी के साथ लैंड, वाटर और एयर की कंप्लीट होने के साथ ही नेशनल इकोनॉमी का पहला लाइफलाइन यानी ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। अब आओ कम्युनिकेशन यानी संचार के बारे में समझते हैं। एंशिएंट टाइम से ही कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाया करते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में यह कम्युनिकेशन काफी फास्ट हो गया है, क्योंकि अब कम्युनिकेटर और रिसीवर के बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के भी लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। पर्सनल कम्युनिकेशन के अलावा मास कम्युनिकेशन यानी टेलीविजन, रेडियो, प्रेस एंड फिल्म्स मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसके थ्रू पार्सल्स और पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन भेजे जाते हैं। फर्स्ट क्लास मेल की कैटेगरी में कार्ड्स और एनवेलप को शामिल किया गया है। वहीं सेकेंड क्लास मेल की कैटेगरी में बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स शामिल हैं। फर्स्ट क्लास मेल को एयर और लैंड के थ्रू डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड क्लास मेल को वाटर और लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। इसकी क्विक डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए 6 मेल चैनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल के नाम से जाना जाता है। इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क काफी बड़ा है। शहरी इलाकों के अलावे लगभग 2/3 विलेजेस भी STD फैसिलिटी से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाने के लिए गवर्नमेंट ने सभी विलेजेस के लिए 24 आवर्स STD फैसिलिटी का प्रोविजन किया हुआ है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मास कम्युनिकेशन की वजह से लोग इंटरटेन होते हैं। इसके साथ ही नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के प्रति अवेयरनेस फैलती है।
ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के थ्रू सभी लोगों के लिए नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेज में कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दूरदर्शन, जो कि इंडिया का नेशनल टेलीविजन चैनल है, इसका नेटवर्क काफी बड़ा है। दूरदर्शन पर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और स्पोर्ट्स जैसे कैटेगरीज में प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स चलाए जाते हैं। ये न्यूज़पेपर लगभग 100+ लैंग्वेजेज और बोलियों में पब्लिश होती है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं, इसके बाद इंग्लिश और उर्दू का नंबर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज भी इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। इन मूवीज में शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स और वीडियो शॉर्ट फिल्म्स शामिल हैं। मूवीज के सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की है। अब और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। इस प्रोग्राम को इस पर्पस से लॉन्च किया गया जिससे इंडिया में नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। यह प्रोग्राम इस बात को रियलाइज करवाता है कि आईटी यानी इंडियन टैलेंट प्लस आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलकर आईटी यानी इंडिया टुमारो बनेगा। और इसी के साथ कम्युनिकेशन का टॉपिक क्लियर हुआ। अब और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानते हैं। जब भी किसी कंट्री या स्टेट में लोगों के बीच गुड्स का एक्सचेंज होता है तो इसे ट्रेड कहा जाता है, और यह ट्रेड जिस जगह पर होता है उसे मार्केट कहा जाता है। लेकिन जब यही ट्रेड दो देशों के बीच होता है तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। यह ट्रेड सी, एयर या लैंड रूट के थ्रू किया जा सकता है। अगर किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर कंसीडर किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता। इस ट्रेड के दो कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ अपने देश के सामान को दूसरे देश में बेचना, और इंपोर्ट का मतलब हुआ फॉरेन गुड्स को अपने कंट्री में मंगवाना। अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज्यादा होगी तो इसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। लेकिन अगर इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज्यादा होगी तो इसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। दुनिया के सभी ज्योग्राफिकल रीजन और मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन है। इंडिया से जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट की जाती है उसमें ज्वेलरी, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इंपोर्ट होने वाले कमोडिटीज में पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में इमर्ज हुआ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट के थ्रू अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट करता है। अब आओ चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में नेशनल इकोनॉमी के फोर्थ लाइफलाइन यानी टूरिज्म एज ए ट्रेड के बारे में समझते हैं। पिछले 30 सालों में इंडिया का टूरिज्म काफी ग्रो किया है। टूरिज्म इंडस्ट्री में 15 लाख से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली एंगेज्ड हैं। यह इंडस्ट्री नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के साथ साथ लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चर को सपोर्ट करता है। टूरिज्म की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर लोग हमारे कल्चर और हेरिटेज को जान पाते हैं। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए विजिट करते हैं। कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में टूरिज्म के डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं हैं और इसके लिए एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। इस यूनिट के कंप्लीट होने के साथ ही आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।